नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हम भारत के लोग पराधीनता की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा चुके हैं। देश की पराधीनता मुझे नहीं पता है कि नहीं, सरकार की पराधीनता है कि नहीं, लेकिन नागरिकों के तौर पे हमारी पराधीनता की तरफ हम एक कदम बढ़ा चुके हैं। और ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बात किसी एक ख़ास तरह के नैरेटिव की नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है, कोई प्रतीकात्मक बात नहीं है। ये ज़िंदगी की सच्चाई है, ज़िंदगी की हकीकत है। मैं और आप ऐसी स्थितियों में फंसते चले जा रहे हैं जिसमें हम एक तरह की जंजीर में जकड़ते जा रहे हैं और हम लोगों के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर हैं। हम अपने जीवन में अपनी इच्छाओं के विपरीत, अपनी मर्जी के बगैर ऐसा सब करने को मजबूर होने वाले हैं, होते जा रहे हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं। जैसे कि मैं अपने दफ्तर में अपने बॉस की बदतमीजियों से तंग आ गया हूं और अब मैं चाहता हूं कि इसकी नौकरी को लात मारी जाए, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। और ये सिचुएशन का पता कैसे लगता है, देश के लोग कैसे नौकरियों के तंत्र में फंसते जा रहे हैं, कैसे स्लेवरी पूंजीवाद नागरिकों के ऊपर डाल रहा है, इसका इंडिकेशन पता जहां से लगता है वो रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई की रिपोर्ट। आरबीआई की रिपोर्ट ये बता रही है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली पे, मैं कल बताया था कि बैंकिंग प्रणाली पे कैसे लोड अचानक बढ़ गया, कल ही बताया था आपको, और आज ये रिपोर्ट आ गई। और ये रिपोर्ट बता रही है कि भारत की मिडिल क्लास बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। कैसे? मार्च 2023 के भारत के लोगों पर जो प्रति व्यक्ति कर्ज था, यानी हर आदमी पे एक कर्ज का आंकड़ा है, वो करीब 3,90,000 था। ये वो कर्जा है जो 2023 में सिर्फ 2 साल पहले हर आदमी पे 3,90,000 था, वो बढ़ के 4,80,000 हो गया है। यानी जो 3,90,000 था वो 4,80,000 हो गया है। यानी करीब करीब 1/4 कर्जा इस देश के लोगों के सिर पे बढ़ गया। ये कौन कह रहा है? ये कह रही है आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो जून 2025 में रिलीज हुई है, यानी आज ही हुई है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का मतलब है वित्तीय स्थिरता पे रिपोर्ट, कि वित्तीय रूप से कितना स्थिर है देश। ये आरबीआई की रिपोर्ट बताती है और उस रिपोर्ट में ये आंकड़े दिए गए हैं। वो कहता है कि भारत में जो कर्ज का अनुपात है, घरेलू कर्ज का अनुपात, वो बढ़ता जा रहा है। और कर्ज और जमा का अनुपात किस तरह बढ़ रहा है, इसका अंदाज़ा लगाइए कि मई 2025 में 79.4% पैसा जमा हुआ और 100% पैसा कर्ज में गया। और जो ऐतिहासिक औसत रहा है भारत का, जो 79 है, वो 67 रहा है। यानी 79.4 जो है, ये कभी 67.4 होता था आम तौर पे। यानी बैंकों का जो 100 रुपया है, उसमें से 67 रुपये का ही कर्ज जाता था, बाकी पैसा बैंक के पास रहता था। और बैंक के पास ये पैसे ज़्यादा क्यों रखने पड़ते हैं? बैंक के पास ये पैसे इसलिए रखने पड़ते हैं कि अचानक से कहीं कोई अफवाह उड़ जाए, कहीं कोई पैनिक हो जाए। मैं अचानक एक डाल के, अब तो ऑनलाइन हो गया है, तो अब इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। आरबीआई ने कहा है बढ़ाओ, क्योंकि अचानक लोगों ने पैसा निकालने शुरू कर दिए, अचानक लोगों ने कैश निकालना शुरू कर दिया। क्या होगा ये कि देश में बैंक कंगाल हो जाएंगे। तो उनके पास एक बफर होना चाहिए पैसे का, कि पैसे लोन दो लेकिन कुछ अपने पास रखो, जिसने जमा किया उसको देने के लिए। तो वो पैसा जो होना चाहिए, वो पैसा कम होता जा रहा है। आप सोचिए, 79.4 का मतलब क्या हुआ? 80 मान लो, यानी फिर 20% पैसा बैंक अपने पास रख पा रहे हैं, सारा लोन पे दे रहे हैं। पहले ये होता था कि 67.4, मतलब समझिए करीब 32% पैसा बैंक अपने पास रखते थे। और ये स्थिति खतरनाक है। ऐतिहासिक औसत मैंने आपको बताया। डाटा किसका है? सीईआई का और केयर रेटिंग्स का डाटा है। डिपॉजिट और कर्ज का जो ग्रोथ है, उसको भी अगर आप देखें तो जो
जमा करने की जो ग्रोथ है, लोग जो पैसे जमा कर रहे हैं उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है वो 10.6% हो रही है, जबकि कर्ज में वृद्धि 9.6%। यानी ये फाइनेंशियल 25 का डाटा हमको अपने आप सोचने पर मजबूर करता है। और ब्याज दर और CRR की कटौती अपने आप में एक अलार्मिंग डाटा है कि 2025 में RBI ने रेपो रेट को 50 BPS घटाकर 5.5% कर दिया। ये क्या होता है? कुछ पैसा RBI के पास में। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है जो RBI से बैंक लोन लेता है, उसकी दर जो है वो 5.5%। तो हालत यह है कि बैंक को जो लोन मिल रहा है उसकी रेट भी कम कर दिया। 50 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है आधा %। और CRR जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो, यानी बैंक में 1 अनुपात का पैसा RBI के पास रखना पड़ता है बैंकों को, वो कहलाता है CRR। और वो भी घटा दिया गया, यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए RBI ने और इजाज़त दे दी कि तुम अपने बिजनेस में इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि लोग सारा कर्जा लेके चले गए थे, बैंकों के पास कुछ पैसे रहना चाहिए। हालत ये है कि इतना ज़्यादा कर्जा है, चुकाने की औकात देश की नहीं है। अब आप सोचिए, मैं जहाँ से मैंने शुरू किया था गुलामी पे, जब आपके ऊपर कर्जा है, आपको फ्लैट की EMI देनी है, आपको गाड़ी की EMI देनी है, तो आपका एम्प्लॉयर अगर इंक्रीमेंट नहीं करेगा तब भी वहाँ काम करोगे आप। आपको कहेगा 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करो तब भी करोगे, आपको वीकेंड पे बुलाएगा तब भी काम करोगे। आपकी मजबूरी है, आपकी पत्नी कहेगी फिल्म दिखाने ले चलो, आप उससे झगड़ पड़ोगे। यही तो गुलामी होती है। पुराने ज़माने में गुलाम को जंजीर बांधते थे, और इस ज़माने में पूंजीवाद आपको इस तरह से मजबूर करता है, आपके बच्चे की फ़ीस इतनी महंगी कर देगा कि आपकी ज़िंदगी अनअफोर्डेबल हो जाए, आपका इलाज इतना महंगा कर देगा, फिर कहेगा उसके लिए बीमा करा लो, यानी हर महीने आपको बीमा के पैसे भी देने हैं। नौकरी गई तो ये सब लड़खड़ा जाएगा। तो ये एक ऐसे स्लेवरी है, आपको वो कठपुतली की तरह उस तरह पूंजीवाद नचाता है। पूरी दुनिया में यही हो रहा है। हमारे पास एक बहुत अच्छा भूटान का मॉडल है, वीडियो की तैयारी की है, मैं 1 आध दिन में आपको दे दूंगा। कुल मिला के इसकी वजह से जो NPA है, NPA मैंने आपको बताया था बैंकों का वो पैसा जो फंसा हुआ है। अब वो NPA शब्द क्यों इस्तेमाल होता है इसको मैं कई बार समझा चुका हूँ आपको, कि मान लीजिए मैं आपको अपना मोबाइल गिरवी रखता हूँ, तो जो मोबाइल आपके पास रखा हुआ है वो है एक असेट, लेकिन उस पर अगर मैंने आपको रखा और लेकिन मैं आपको ब्याज नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं चुका रहा हूँ, तो वो जो असेट आपके पास रखा है वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया। ये होता है NPA। RBI की चेतावनी है कि 2027 तक जो भारत का NPA है वो 5.6% तक जा सकता है, राइटर की रिपोर्ट है, जबकि जून 25 में ये कुल 2.3% है। यानी भारत में कर्जा लोग चुका नहीं पाएंगे। जो लोग कर्जा ले रहे हैं, चुका ना सकने वाले लोग दुगने से ज़्यादा हो जाएंगे। 2.3 का तो 4.6 होता है, या तो 5.6 जाने की भविष्यवाणी है। क्रेडिट कार्ड का जो NPA है वो दिसंबर 23 में 5,250 करोड़ था, जो दिसंबर 24 में 6,724 करोड़ रुपया हो गया है। 28% की ग्रोथ हुई है। मतलब लोग क्रेडिट कार्ड के पैसे भी नहीं चुका रहे हैं, चुका नहीं पा रहे हैं कह सकते हो। हालत ये है कि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे संपर्क में आते हैं, आपके भी आते होंगे, और मुझे कुछ HR के लोगों ने भी बताया कि जैसे ही 45 साल आपकी उम्र होती है, कंपनी इस जुगत में लग जाती है कि इस आदमी को कैसे निकालें। अगर आपने अपने करियर में 45 साल की उम्र होते होते ऊपर का पद नहीं पकड़ लिया, यानी आपका जो वेतन है वो आपके पद के मुताबिक कम लगना चाहिए। अगर आपने प्रमोशन नहीं लिया, इंक्रीमेंट ले लिया, तो आपको वो निकाल ही देंगे। और जब आप 45 के बाद जाते हो तो HR यंगस्टर्स को रखना चाहता है कि कम पैसे में काम कर देते हैं, और उनका सुपरवाइज़र है उसकी नौकरी चली जाएगी, तो वो बेचारा उसको काम नहीं आता तब भी उससे काम करा रहा है। ये एक व्यवस्था बनी हुई है। तो इस वजह से लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस कहता है 2024 में 6,742 करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड का बकाया बाकी था। फिनटेक बेस्ड पर्सनल लोन जो हैं, अब आप सोचिए जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, जो एप्लीकेशन वगैरह हैं, ये जो लोन दे रहे हैं आपको ऑनलाइन, इनकी जो है वो 90% DPD हो गई है, यानी 6 वर्षों का उच्चतम हो गया है 3.7%, यानी उनके भी पैसे लोग नहीं चुका पा रहे हैं, जबकि वो बुरी हालत में हैं। 2018 से 24 के बीच में इनसिक्योर लोन
की हिस्सेदारी एनपीए में 51.9 पहुँच गई थी। कुल मिला के ये सब आंकड़े हैं, लेकिन ये आंकड़े एक सच्चाई कह रहे हैं। वो सच्चाई ये कह रहे हैं कि भैया उधार पे चल रही है ज़िंदगी। इस देश की आमदनी इतनी नहीं है कि वो अपना खर्चा चला सके। कार की सेल बढ़ गई, कार की सेल नहीं बढ़ी है, उधार बढ़ा है। इस देश का नागरिक कर्ज में डूबा है। मकान 2 करोड़ का हो गया, मकान 2 करोड़ का नहीं हुआ, इस देश का नागरिक ज़्यादा कर्ज में डूब गया। और ये जितनी भी चीज़ें हैं जो लगातार ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत हो रहा है, इसका एक प्रेशर है। और ये प्रेशर उस आदमी के ऊपर नहीं है। जिस दिन उस आदमी ने हाथ खड़ा कर दिया मैं नहीं चुका पाऊंगा, 2008 में क्या हुआ था, सब प्राइम संकट अमेरिका में, लोगों ने होम लोन ले लिए थे और बैंकों को लगा दो दबादब प्रॉपर्टी तो आ रही है गरीबी में हमारे पास, दो, अरे जिसका चुका सकता है नहीं चुका सकता है सबको उन्होंने होम लोन दे दिए। बैंक खुश था, अरे मेरे पास तो मकान गिरवी है। लोग पैसे नहीं चुका पाए, थे ही नहीं उनके पास, नहीं चुका पाए, डिफ़ॉल्ट होने लगे, अचार डाल लो मकान का, इतने सारे मकान इकट्ठे हो गए, एक एक बैंक खतरे में पड़ गया। यही तो था सब प्राइम संकट। तो वो सिचुएशन हो जाएगी अगर लोगों के ऊपर इतना कर्जा है, आमदनी बढ़ नहीं रही है और सरकार ने लोगों का शोषण करने की खुली छूट दे रखी है। अब एक बार सोचिए, वही आदमी कर्जा ले रहा है और उसी आदमी का इस प्रेशर में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है कि ये तो कर्जे में फंसा हुआ, ये कहाँ जाएगा। अब इंक्रीमेंट नहीं होगा तो वो कर्जा चुका नहीं पाएगा। अब उसकी नौकरी चली गई, उसको दूसरी नहीं मिली और उसका मकान जो उसने लोन पे लिया हुआ वो भी नहीं बिका, फंस गया ना मामला। और वैसे ही मामले फंस रहे हैं जिसकी एक बात हो रही है कि ग्रोथ हो रही है, एनपीए बढ़ रहे हैं, उसी तरह के मामले हैं। तो कुल मिला के ये जो सीन है ना, ये आंकड़ों का सीन नहीं है, ये मेरी आपकी ज़िंदगी का सीन है। ये आंकड़े नहीं हैं, हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम किस तरह से गुलाम पे गुलाम बनते जा रहे हैं, उसकी तस्वीर आरबीआई की रिपोर्ट दिखा रही है। ये रिपोर्ट बता रही है कि आम आदमी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उसकी ज़िंदगी किस तरह से शिकंजे में है। और ये अमेरिका में भी होता है। यहाँ पर खुली छूट है, वहाँ उतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ लोकतंत्र थोड़ा सा है, लेकिन पूंजीवाद जहाँ जहाँ होगा आदमी को ऐसे ही निकालेगा, निचोड़ेगा, निकालेगा, निचोड़ेगा। वही सिलसिला चल रहा है। और सिचुएशन ये है कि अब लोग कर्ज में डूबते जा रहे हैं भाई, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, बैंक लड़खड़ा रहे हैं, पैसे निकालने पे, रसीद लेने पे, चेक पे लेने पे लोग उनसे बैंक जो है वो वसूली कर रहा है। हालत ये है कि लोग बैंकों के प्रेशर में फंसे हुए हैं। बैंक दूसरे प्रेशर में फंसा हुआ है क्योंकि वो पूंजीपति कॉरपोरेट बैंक के पास पैसे ही नहीं जाने दे रहा है, कह रहा है मेरे को दे दो। क्या करोगे, एसआईपी खरीद लो, क्या करोगे, म्यूचुअल फंड खरीद लो, कल मैंने पूरी डिटेल बताई है। तो बैंक के पास जमा वैसे भी पैसे नहीं हो रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है और कर्ज जिसके सिर पे है वो हम हैं। ये बैंक की किताब का हिसाब किताब नहीं है, ये ज़िंदगी का हिसाब किताब है, इंसान की गुलामी का दस्तावेज है। और ये क्रेडिट बबल का खतरा है, उसकी तरफ जा रहा है और ये धीरे धीरे बेहद खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। तभी मैंने कहा गुलामी की तरफ कदम बढ़ा दिया। अब आपको मैं कुछ आंकड़ों की बाजीगरी बताता हूँ जिससे हमको ये समझाया जा रहा है कि सब कुछ सही तो है। सही है इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमको कहा जा रहा है कि ये जो कर्जा है ना हमारे देश में, ये जीडीपी का 64% ही तो है, बाकी देशों में तो बहुत ज़्यादा है लोगों के ऊपर कर्जा। लेकिन भारत की हकीकत ये नहीं है। ये जीडीपी का 64% पूरे देश की जीडीपी का है, लेकिन कर्जा लेने वाला पूरा देश नहीं है। कर्जा लेने वाली एक सीमित क्लास है। और अगर कर्जा लेने वाली क्लास अच्छी होती और वो कंफर्टेबल होती, कर्जा जीडीपी का कम होता, तो ये डिफ़ॉल्टर ही क्यों होते, ये एनपीए क्यों होते, लोग चुका क्यों नहीं पाते और ये अनुपात क्यों बढ़ता जाता, लोगों को बैंक के कर्ज क्यों लेना पड़ता। ये सारी चीज़ें हैं जो बड़े सवाल खड़ी करती हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन सब चीज़ों पे सिस्टम, व्यवस्था, सरकार और मॉनिटरिंग में बैठे हुए भाइयों जो वहाँ बैठे हुए सरकारी दफ्तर में, वित्त मंत्रालय को भेज देना वीडियो, उनको भी पता चले क्या हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद।